सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप ऑल आर इज डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक लेक्चरर पीजीटी उत्तराखंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन और शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अनुशासन को इंग्लिश में डिसिप्लिन कहा जाता है। वर्तमान पारंपरिक शब्द अनुशासन जो है अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का रूपांतरण है। जो आपका अनुशासन है ये किसका रूपांतरण है? डिसिप्लिन का रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिनस से लिया गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुशासन जो शब्द है डिसिप्लिन, ये किस से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के शब्द डिसिप्लिनस से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है सीखना, यानी कि आपका जो अनुशासन होता है, अनुशासन का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने की परिस्थिति जो कालांतर में डिसिप्लिन के रूप में व्यक्त की जाने लगी। सीखने की परिस्थिति जो आपका कालांतर में क्या डिसिप्लिन के रूप में व्यक्त की जाने लगी है। आधुनिक युग में अनुशासन का अर्थ व्यवहार में नियमबद्धता से लिया जाता है, यानी कि जो वर्तमान समय है इसमें आपका अनुशासन का अर्थ यानी डिसिप्लिन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हमारे बिहेवियर में नियमबद्ध रूप से लिया जाता है। हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें रूल रेगुलेशन होना चाहिए, इससे लिया जाता है अनुशासन का अर्थ है। यह नियमबद्धता आत्मनियंत्रण, यानी आपका इस नियमबद्धता में क्या आएगा आपका? जैसे आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, समुचित प्रशिक्षण से आता है, जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण भी सम्मिलित है। यानी कि आपका जो अनुशासन है इसमें एक तो आप आत्मनियंत्रण करेंगे और समुचित प्रशिक्षण से आता है, और दूसरा क्या आता है इसमें मूल्यों का अनुसरण भी सम्मिलित है, यानी कि जो समाज में मूल्य चले आ रहे हैं उनका अनुसरण करना। अगला है आपका व्यापक दृष्टि से अनुशासन में व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिकरण, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने व रहने का ढंग तथा समूह के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग भी सम्मिलित होता है। यानी कि हम अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट की अगर बात करें डिसिप्लिन की या अनुशासन की, तो व्यक्ति के व्यवहार का सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन ऑफ ए बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो समाज में वो सहयोगपूर्ण ढंग से होना चाहिए। वह रहने का ढंग, समाज में एक दूसरे को सहयोग करते हुए चलना चाहिए, तथा समूह के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग भी सम्मिलित होता है। नियमानुसार आचरण को अनुशासन कहा जाता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें कि अनुशासन क्या है, नियमानुसार, नियम के अनुसार जो है आचरण को अनुशासन करना कहा जाता है। यानी अगर हम नियम के अनुसार चल रहे हैं तो वो जो है आपका अनुशासन कहलाएगा। अब देखो इसमें जो है हाफमैन ने 1970 में एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि अनुशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। हाफमैन 1970 में क्या कहा है? सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार को बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक समूह के द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार, जो नैतिक व्यवहार है वो बालकों को सिखाना ही अनुशासन है। किसने कहा? हाफमैन ने कहा 1970 में। अगला है अनुशासन में बालकों के व्यवहार उनके प्रमुख अभिप्रेरकों, यानी कि बालकों का क्या व्यवहार है उसके अभिप्रेरक यानी मोटिवेटर कौन है, उनके भावनाओं, फीलिंग्स एवं अभिरुचि को
समझने की कोशिश की जाती है। आपका अनुशासन में क्या किया जाता है, बालकों के व्यवहारों को समझने का प्रयास किया जाता है, उनके प्रमुख अभिप्रेरकों की किस प्रकार से उनको जो है मोटिवेट किया जाएगा, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं एवं अभिरुचियों को समझने की कोशिश की जाती है, ताकि आसानी से बालकों की समस्याओं को समझा जा सके कि क्या क्या बालकों की समस्याएं हैं। अनुशासन निर्देशात्मक होता है। अनुशासन जो है आपका रेफरल होता है या निर्देशात्मक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को प्रायः किसी मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता तथा विशेषज्ञ के पास उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भेजा जाता है। अनुशासन निर्देशात्मक होता है, यानी आपका जो डिसिप्लिन होता है वो रेफरल होता है या आपका निर्देशात्मक होता है। उसमें निर्देश दिया जाता है आपका किसके द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया जाता है निर्देश, है ना। और आपका जो काउंसलर होता है, परामर्शदाता, उसके द्वारा, जो कोई विशेषज्ञ होता है उसके द्वारा उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भेजा जाता है किस बालक की क्या क्या समस्याएं हैं। नेक्स्ट है अनुशासन में निवारण की अहमियत होती है। निवारण की अहमियत होती है, यानी अनुशासन में जो है छात्र किसी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को उचित स्नेह देकर, शिक्षक क्या करता है, छात्रों को उचित स्नेह देकर, अच्छा अध्यापन करके तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों को समझकर शिक्षण करके छात्रों को अनुशासित रख सकते हैं। शिक्षक क्या कर सकते हैं कि छात्रों को स्नेह देकर, प्यार देकर, अच्छा अध्यापन करके तथा छात्रों की आवश्यकताओं की छात्रों की जो है क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी क्या अभिरुचियां हैं उनको समझकर शिक्षण करके छात्रों को क्या करते हैं, अनुशासित रख सकते हैं। अनुशासन में उद्देश्योन्मुखी यानी गोल ओरिएंटेशन व्यवहार की भूमिका होती है, यानी कि जो अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, उसमें जो भी वर्क किया जाता है वो गोल जो है ओरिएंटेशन होता है, उसमें जो है व्यवहार की भूमिका होती है। शिक्षक यदि छात्र की आवश्यकता के अनुरूप उसके लक्ष्य से उसे अवगत करा देते हैं। शिक्षक क्या होता है, यदि छात्र की आवश्यकता के अनुरूप उसके लक्ष्य से उसे अवगत करा देते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं तो छात्र स्वयं अनुशासित रहते हैं। यानी कि जो छात्रों के लक्ष्य हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, अगर उनको प्राप्त करने में अगर एक सहायता करते हैं तो छात्र क्या करता है, स्वयं ही अनुशासित रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अनुशासन या डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है आपकी जेएस रॉस के अनुसार। जेम्स एस रॉस का कहना है कि अनुशासन अपने आप में एक काफ़ी विस्तृत धारणा है। जेम्स एस रॉस के अनुसार अनुशासन क्या है, अपने आप में एक विस्तृत धारणा है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो विद्यार्थियों के चरित्र है, कैरेक्टर पर विद्यालय द्वारा डाले गए प्रभाव की ओर संकेत करती है। यह विद्यार्थी के केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसके व्यवहार की अंतः अभिप्रेरणाओं से भी इसका संबंध होता है। जेम्स एस रॉस का क्या कहना है कि जो विद्यार्थी होते हैं के चरित्र पर विद्यालय के द्वारा क्या प्रभाव डाले गए हैं, क्या उसमें परिवर्तन आया है अगर विद्यालय में जाने के बाद, इसका जो है अध्ययन करता है अनुशासन। और यह विद्यार्थी के केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यवहार की अंतः अभिप्रेरणाओं से भी इसका संबंध होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्यार्थी के चरित्र पर विद्यालय द्वारा डाले गए प्रभाव की ओर संकेत करना ही जो है अनुशासन है। तो यह डेफिनेशन किसकी है, जेम्स एस रॉस की। या ऐसे पूछा जा सकता है कि यह विद्यार्थी के केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहती है, यानी कि अनुशासन जो है विद्यार्थी के केवल बाह्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि उसके व्यवहार की
अंतः अभिप्रेरणाओं से भी इसका संबंध होता है। यह डेफिनेशन किसकी है? तो किसकी है? जेम्स एस रॉस की। नेक्स्ट है जॉन डीवी के अनुसार। तो जॉन डीवी का कहना है कि वह व्यक्ति जो इस तरह प्रशिक्षित हो कि वह अपने कार्य या उत्तरदायित्व को भली भांति समझकर स्वेच्छा से इसके क्रियान्वयन में संलग्न रहे, अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। जॉन डीवी का कहना है कि वह व्यक्ति जो इस तरह प्रशिक्षित हो कि वह अपने कार्य या उत्तरदायित्व को भली भांति समझकर स्वेच्छा से उसके क्रियान्वयन में संलग्न रहे, अनुशासित व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति जो इस तरह प्रशिक्षित हो कि वह अपने कार्य या उत्तरदायित्व को, जो उसके कार्य है किसी व्यक्ति के या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, को भली भांति समझकर अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से इसके क्रियान्वयन में संलग्न रहे, अनुशासित व्यक्ति कहलाता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। एंड नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का कहना है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। अनुशासन कैसा होना चाहिए? आपका प्रेम पर आधारित होना चाहिए एवं नियंत्रित होना चाहिए। अगला है टीपी नन के अनुसार। टीपी नन का कहना है कि अनुशासन का अर्थ अपने आवेगों तथा शक्तियों पर अंकुश लगाकर उन्हें इस प्रकार से नियमित अथवा नियंत्रित करना है कि जिससे अराजकता समाप्त हो एवं अकुशलता तथा अव्यय के स्थान पर कुशलता और मितव्ययिता लाई जा सकती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कुशलता और मितव्ययिता का जो कॉन्सेप्ट है अनुशासन में वो किसने दिया था? कुशलता और मितव्ययिता का जो कॉन्सेप्ट है वो टीपी नन के अनुसार दी गई है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुशासन का अर्थ अपने आवेगों, यानी हमारे जो आवेग हैं, आवेग मीन्स हमारे जो इमोशंस हैं, फीलिंग हैं, तथा शक्तियों पर अंकुश लगाकर उन्हें इस प्रकार से नियमित अथवा नियंत्रित करना है कि जिससे अराजकता समाप्त हो। यानी कि हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो शक्तियाँ हैं, उस पर इस प्रकार से अंकुश लगाया जाए कि जिससे जो है अराजकता समाप्त हो एवं अकुशलता तथा अव्यय के स्थान पर अकुशलता और अव्यय के स्थान पर कुशलता यानी स्किल और पैराडॉक्स या मितव्ययिता लाई जा सके। यह कॉन्सेप्ट जो है आपका टीपी नन के अनुसार दिया गया है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है डिसिप्लिन की। फिफ्थ डेफिनेशन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है कि अनुशासन का जो उद्देश्य होता है व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन स्थापित करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट डेफिनेशन कि अनुशासन का उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन में क्या करना है? संतुलन स्थापित करना है। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया या यह डेफिनेशन किसकी है? तो यह डेफिनेशन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अनुसार अनुशासन का उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन स्थापित करना है। और उसके बाद एडम्स का कहना है अनुशासन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उचित रूप से व्यवहार करने की स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त करता है। एडम्स का कहना है, एडम्स क्या कहते हैं? अनुशासन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उचित रूप से व्यवहार करने की स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त करता है। अनुशासन क्या है? वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उचित रूप से व्यवहार करने की स्वाभाविक प्रेरणा प्राप्त करता है। और उसके बाद सेवंथ डेफिनेशन है प्लेटो की। प्लेटो का कहना है कि अनुशासन का अर्थ यानी डिसिप्लिन का अर्थ है कि आत्मा और शरीर के समग्र विकास के लिए एक नियमबद्ध और संयमित जीवन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लेटो के अनुसार कि आत्मा और शरीर के समग्र विकास के लिए नियमबद्ध और संयमित जीवन ही अनुशासन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुशासन का अर्थ आत्मा और शरीर के समग्र विकास के लिए नियमबद्ध और संयमित जीवन है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई? यह डेफिनेशन दी गई आपका प्लेटो के अनुसार। उसके बाद
8वां डेफिनेशन है रूसो के अनुसार। रूसो का कहना है, क्या कहना है कि अनुशासन वह प्राकृतिक स्थिति है। रूसो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुशासन वह प्राकृतिक स्थिति है, नेचुरल कंडीशन है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। यानी अनुशासन क्या है, जिसमें व्यक्ति किसी बाहरी दबाव के अपनी जो उसकी प्रवृत्तियां हैं उनको नियंत्रित करता है। यह डेफिनेशन दी गई आपका रूसो के अनुसार। और महात्मा गांधी जी का क्या कहना है, महात्मा गांधी जी का कहना है, क्या कहना है कि अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण। अनुशासन का अर्थ आत्मनियंत्रण है। यह एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं और कार्यों को मर्यादा में रखने की प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी जी का क्या कहना है, क्या कहना है, अनुशासन का अर्थ आत्मनियंत्रण। यह एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं और कार्यों को मर्यादा में रखने की प्रेरणा देता है। अनुशासन का अर्थ क्या है, आत्मनियंत्रण। यह एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं और कार्यों को मर्यादा में रखने की प्रेरणा देता है। यह कॉन्सेप्ट जो है आपका महात्मा गांधी जी ने दिया है। और 10वां है गुड के अनुसार। गुड का कहना है कि अनुशासन एक प्रक्रिया है। अनुशासन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समूह या समाज में व्यक्ति के व्यवहार को आदर्श और सामाजिक मानकों के अनुसार ढाला जाता है। गुड का कहना है, क्या कहना है, अनुशासन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समूह या समाज में व्यक्ति के व्यवहार को आदर्श और सामाजिक मानकों के अनुसार ढाला जाता है। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार को जो है आदर्श और सामाजिक मानकों के अनुसार ढाला जाता है, यह कहना है गुड का। और उसके बाद अगली डेफिनेशन है जॉन डीवी की। जॉन डीवी का कहना है कि अनुशासन वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों को समझते हुए, यानी कि सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों को समझते हुए उचित कार्यों का चयन करता है। जॉन डीवी का कहना है अनुशासन में रहना जिससे मनुष्य क्या करता है, अपने सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों को समझते हुए उचित कार्यों का चयन करते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय अनुशासन का अर्थ। इससे पहले हमने जो है अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब हम जानेंगे कि विद्यालय अनुशासन का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। स्कूल में क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। विद्यालय अनुशासन का अर्थ विद्यालय के नियमों के अनुरूप आचरण से लिया जाता है। यानी कि विद्यालय के क्या नियम हैं उसके अनुरूप आचरण करना ही जो है विद्यालय अनुशासन कहलाता है। यह आचरण किसी भी समाज की उसकी सांस्कृतिक प्रणाली से संबंध होता है। जो आपका विद्यालय का आचरण होता है या नियम होते हैं वह समाज की उसकी जो सांस्कृतिक प्रणाली होती है उससे संबंधित होते हैं। इस प्रकार विद्यालय में विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार उस समाज की अपेक्षित व्यवहार प्रणाली से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार जो है विद्यालय में विद्यार्थियों से अपेक्षित व्यवहार उस समाज की अपेक्षित व्यवहार प्रणाली से प्रभावित होते हैं। अगला है एडम्स ने दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। एडम्स ने जो है दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न दर्शनों के आधार पर अनुशासन के संबंध में 3 प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है। एडम ने दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, एडम ने जो है दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या बताया है, विभिन्न दर्शनों के आधार पर अनुशासन के संबंध में 3 प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है। पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न दर्शनों के आधार पर अनुशासन के 3 प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है। किसने किया है, एडम ने। पहला दमनात्मक अनुशासन, दूसरा प्रभावात्मक अनुशासन, तीसरा मुक्तयात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन को जो है आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है जो आपका अनुशासन का दूसरा
विचारधारा है, दूसरी विचारधारा है प्रभावात्मक अनुशासन। यह जो है आपका आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। और तीसरी जो विचारधारा है मुक्तयात्मक अनुशासन, यह जो है आपका प्रकृतिवादी सिद्धांत पर आधारित है। अब समझने का प्रयास करेंगे कि दमनात्मक अनुशासन क्या है, और उसके बाद जो है प्रभावात्मक अनुशासन क्या है, और उसके बाद मुक्तयात्मक अनुशासन क्या है। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला आता है आपका दमनात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन संबंधी विचारधारा के लोगों का मत था कि बालक स्वभावतः उद्दंड और शरारती होते हैं। दमनात्मक अनुशासन संबंधी विचारधारा के लोगों का यह मत था कि जो बालक होते हैं वो स्वभावतः उद्दंड और शरारती होते हैं। उसकी इस उद्दंडता को दूर करने के लिए और अनुशासन में रखने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। जो आपका दंडात्मक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन था, उसके अनुसार जो बालक होते हैं वो स्वभावतः उद्दंड और शरारती होते हैं, और उसकी इस उद्दंडता को दूर करने के लिए और अनुशासन में रखने के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना है दमनात्मक अनुशासन का। वे इस बात में विश्वास करते थे कि डंडा हटाया कि बालक बिगड़ा। यानी दमनात्मक अनुशासन का कहना है कि अगर हमने डंडा हटाया तो बालक बिगड़ जाएगा। यानी कि हमें जो है बालक को उसके उन दंडात्मकता को दूर करने के लिए हमें डंडे का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ऐसा कहना है दमनात्मक अनुशासन का। और अगला है कि अर्थात बालक को अनुशासन में रखने के लिए कठोर से कठोर दंड या शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। और अगला है विद्यालयों में चाटे लगाना, घूंसे मारने, कान ऐंठना, डंडे मारना, मुर्गा बनाना और उल्टा करके टांग देना आदि अनुशासन स्थापित करने के साधन थे। यानी जो दमनात्मक शासन था वो बहुत कठोर शासन था विद्यार्थियों के लिए। उसमें आपका चाटे लगाना, घूंसे मारना, कान ऐंठना, डंडे मारना, मुर्गा बनाना और उल्टा करके टांग देना आदि अनुशासन स्थापित करने के साधन थे। ये था दमनात्मक शासन। अगर कोई बालक जो है वो दंडात्मक शासन से गुजर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए थी। और कम्युनिस्ट ने इस प्रकार के विद्यार्थियों अर्थात दमनात्मक अनुशासन संबंधी विद्यालयों को कसाई खाना कहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार दमनात्मक अनुशासन संबंधी विद्यालयों को कसाई खाना कहा है, तो कम्युनिस्ट ने कहा है। एंड अगला है आपका प्रभावात्मक अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन बताते हैं कि प्रभावात्मक अनुशासन में बालक दंड अथवा भय से नहीं बल्कि शिक्षक के प्रति श्रद्धावश उनके आदर्शों का पालन करते हैं। प्रभावात्मक अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन में बालक दंड अथवा भय से नहीं बल्कि शिक्षक के प्रति श्रद्धावश उनके आदर्शों का पालन करते हैं। जो आपका बालक होता है वो दंड से नहीं और भय से नहीं शिक्षक को फॉलो करेगा, बल्कि शिक्षक के प्रति उसकी क्या श्रद्धा है, उसके आदर्शों का पालन करते हैं। प्रभाववादी विचारधारा के अनुसार बालक के ऊपर उसके शिक्षक का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रभाववादी विचारधारा या के अनुसार जो अनुशासन होता है कि उनका कहना है कि बालक के ऊपर उनके शिक्षक का अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उत्तम चरित्र, आचार विचार, विद्वता, आदर्श और व्यक्तित्व से उसे प्रभावित करे। बालक में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उत्तम चरित्र और आचार विचार, विद्वता और आदर्श और व्यक्तित्व से उसे प्रभावित करे।
अपने विचारों से उसे प्रभावित करे, अपने आदर्श से, अपने पर्सनालिटी से उसे जो है बच्चों को या बालकों को प्रभावित करे। प्रभावात्मक अनुशासन के अनुसार शिक्षक के व्यक्तित्व के साथ साथ विद्यालय का संपूर्ण वातावरण अनुकरणीय होना चाहिए। यानी कि प्रभावात्मक अनुशासन के अनुसार जो है शिक्षक के व्यक्तित्व के साथ साथ जो है विद्यालय का जो संपूर्ण वातावरण है वो अनुकरणीय होना चाहिए, जिससे कि बालक जो है अपने शिक्षकों को फॉलो कर सके, उसको अनुकरण कर सकते हैं। तीसरा है मुक्तयात्मक अनुशासन। मुक्तयात्मक अनुशासन मनोविज्ञान ने मुक्तयात्मक सिद्धांतों को प्रधानवादी कहा है। मनोविज्ञान ने यानी साइकोलॉजी ने जो है जो मुक्तयात्मक सिद्धांत है या विचारधारा है उसके अनुसार जो है इसे जो है प्रधानवादी कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। यानी मुक्तयात्मक अनुशासन का कहना है कि बालक को संपूर्ण या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रतापूर्ण पर्यावरण में बालक के नैसर्गिक गुणों, रुचियों, प्रवृत्तियों और भावनाओं आदि को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। यानी स्वतंत्रतापूर्ण पर्यावरण में जो होता है बालक के नैसर्गिक गुणों, रुचियों, उसकी प्रवृत्तियों और भावनाओं आदि को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। एंड नेक्स्ट है मुक्तयात्मक अनुशासन में बालक में आत्मनियंत्रण की शक्ति उत्पन्न होती है। जो मुक्तयात्मक अनुशासन है में बालक में आत्मनियंत्रण की शक्ति उत्पन्न होती है, जो अंत में चलकर आत्मानुशासन या वैयक्तिक अनुशासन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मुक्तयात्मक अनुशासन में बालक में आत्मनियंत्रण की शक्ति उत्पन्न होती है, जो अंत में चलकर आत्मानुशासन या वैयक्तिक अनुशासन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मुक्तयात्मक अनुशासन को प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। जो मुक्तयात्मक अनुशासन है को प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। मॉन्टेसरी तथा फ्रोवेल ने शिक्षा पद्धतियों में मुक्तयात्मक अनुशासन को ही महत्व दिया है। मॉन्टेसरी तथा फ्रोवेल ने शिक्षा पद्धतियों में क्या किया है, मुक्तयात्मक अनुशासन को ही महत्व दिया है। मुक्तयात्मक अनुशासन के सिद्धांत को प्रधानता दिए जाने के फलस्वरूप आज विद्यालयों में शारीरिक दंड प्रायः समाप्त होता जा रहा है। मुक्तयात्मक अनुशासन के सिद्धांत को प्रधानता दिए जाने के बाद जो है आज विद्यालयों में शारीरिक दंड जो देना होता था वो प्रायः समाप्त होता जा रहा है। अब हम जानते हैं कि विद्यालय अनुशासन के उद्देश्य एवं क्या लक्ष्य होते हैं, कि विद्यालय को अनुशासन में रखने के लिए क्या उद्देश्य होते हैं, क्या टारगेट होते हैं, उसके क्या लक्ष्य होते हैं। पहला, आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास करना। विद्यालय अनुशासन का मुख्य उद्देश्य बालकों में आत्मनियंत्रण का शील गुण विकसित करना होता है तथा उन्हें आत्म अनुशासित सेल्फ डिसिप्लिन कर देना होता है, ताकि वे अपने आप को इस योग्य बना सके कि वातावरण की आवश्यकता के अनुसार एवं समाज के मानव के अनुकूल व्यवहार करने में परिस्थिति में सक्षम हो। एंड दूसरा है व्यवहार संबंधी समस्याओं का निवारण। शिक्षक उचित शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाकर तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुरूप व्यवहार करके उनमें किसी प्रकार की शरारत और या व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न करने का मौका भी नहीं दे सकते हैं। व्यवहार संबंधी समस्याओं का निवारण करना शिक्षक क्या करता है, उचित शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाकर तथा छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुरूप व्यवहार करके उनमें किसी प्रकार की शरारत या व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न करने का मौका नहीं दे सकते हैं। और तीसरा है छात्रों में उत्तम आचरण उत्पन्न करना। छात्रों में क्या करना, उत्तम आचरण उत्पन्न करना।
छात्रों का आचरण व्यवहार उत्तम हो, छात्रों का जो आचरण या व्यवहार है वो उत्तम हो, छात्र कक्षा के अंदर और बाहर अनुशासित रहें। छात्रों में उत्तम आचरण उत्पन्न करना और छात्रों का जो आचरण है या व्यवहार है उत्तम हो, छात्र कक्षा के अंदर और बाहर अनुशासित रहें। एंड फोर्थ है उदार मनोवृत्ति का विकास करना। विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य छात्रों में माता पिता, शिक्षकों, विद्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा समाज में अपने से छोटे तथा बड़ों के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना है। उदार मनोवृत्ति का विकास। उदार मनोवृत्ति का विकास का मतलब क्या होता है कि विद्यालय अनुशासन का उद्देश्य छात्रों में, जो छात्र होते हैं उनमें माता पिता, शिक्षकों, विद्यालयों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा समाज में अपने से छोटे तथा बड़े के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। एंड फिफ्थ है आपका छात्रों की वास्तविक जिंदगी में खुशी उत्पन्न करना। छात्रों की वास्तविक जिंदगी में क्या करना? खुशी उत्पन्न करना। छात्रों में आत्मनियंत्रण एवं आत्म अनुशासन का गुण विकसित करके एक सफल खुशी जीवन व्यतीत करने में मदद करना है। छात्रों की वास्तविक जिंदगी में खुशी उत्पन्न करना यानी छात्रों में आत्मनियंत्रण एवं आत्म अनुशासन का गुण विकसित करके एक सफल खुशी जीवन व्यतीत करने में मदद करना है। और उसके बाद हम बात करते हैं अनुशासन के सिद्धांत की। अनुशासन के सिद्धांत की अगर बात करें, अनुशासन की स्थापना कुछ आधारभूत नियमों पर आधारित है और आजकल जनतांत्रिक युग में बाह्य की अपेक्षा आंतरिक व्यवस्था को श्रेष्ठ कर समझा जाता है। अनुशासन के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आपका पहला है आत्मनियंत्रण, दूसरा है स्नेह तथा प्रेम की भावना का विकास, तीसरा मानवीय गुणों के प्रति आदर, चौथा परंपरागत अनुकूल वातावरण, पांचवा सुरक्षा की भावना, छठा दंड का बहिष्कार होना चाहिए, सातवां विद्यालय अनुशासन सामाजिक अनुशासन का प्रथम सोपान है, आठवां हो गया आपका अनुशासन विभिन्न सुविधाओं की पृष्ठभूमि है, नाइन्थ हो गया आपका विद्यालय समय सारणी योजना का सिद्धांत, और टेंथ हो गया आपका अनुशासन और समाज। ये 10 पॉइंट जो है या 10 सिद्धांत जो है अनुशासन के थे। तो अनुशासन के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन आत्मनियंत्रण का सिद्धांत क्या है। पहला है आत्मनियंत्रण का सिद्धांत। यदि बालकों में यह भावना उत्पन्न कर दी जाए तो वे अपने आप पर नियंत्रण रखकर कोई अवांछनीय कार्य नहीं करेंगे, अनुशासन का सच्चे अर्थों में हृदय से पालन करेंगे। यानी अगर विद्यार्थियों में आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न कर दी जाए तो वे अपने आप में क्या करेंगे? पर नियंत्रण रखकर कोई अवांछनीय कार्य नहीं करेंगे और अनुशासन का सच्चे अर्थों में हृदय से पालन करेंगे। और दूसरा है स्नेह तथा प्रेम की भावना का विकास करना। स्थायी अनुशासन कायम रखने के लिए बालकों में प्रेम की भावना को लाया जाए। स्थायी अनुशासन को कायम रखने के लिए बालकों में क्या किया जाए? प्रेम की भावना को लाया जाए। इस गुण से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में स्नेह भाव कायम रहेगा या होगा। और तीसरा है मानवीय गुणों के प्रति आदर। छात्र छात्राओं में अमानवीय कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करके मानवीय सद्गुणों के प्रति आदर जागृत करना ही अनुशासन का प्रथम लक्ष्य है। मानवीय गुणों के प्रति आदर यानी छात्र छात्राओं में अमानवीय कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करके मानवीय सद्गुणों के प्रति आदर जागृत करना ही अनुशासन का प्रधान लक्ष्य होता है। अगला है आपका परंपरागत अनुकूल वातावरण। अनुशासन परंपरागत रखा जाए ताकि नवीन छात्र एवं स्वयं अनुशासन में रहना सीखें और बालक को यह भी अनुभव न हो कि वह किस प्रकार के नियंत्रण में है। परंपरागत अनुकूल वातावरण में क्या होना चाहिए? अनुशासन परंपरागत रखा जाए ताकि नवीन छात्र एवं अनुशासन में रहना सीखें, नवीन छात्र स्वयं जो है अनुशासन में रहना सीखें और बालक को यह भी अनुभव न हो कि वह किस प्रकार के नियंत्रण में है।
और पांचवा है सुरक्षा की भावना। बालक में यह भाव जागृत करना चाहिए कि नियम आदि उसकी सुरक्षा के लिए हैं। और उसके बाद जो है छठा है दंड का बहिष्कार। दंड किसी बुरे कार्य को करने से रोकता है। जो दंड होता है वो किसी भी कार्य को करने से रोकता है, परंतु उसमें कोई गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। दंड द्वारा किसी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकते हैं, भयभीत अवश्य कर देते हैं। अतः अनुशासन व्यवस्था में दंड का प्राय नहीं लेना चाहिए, आश्रय नहीं लेना चाहिए। सातवां है विद्यालय अनुशासन। सामाजिक अनुशासन का प्रथम सोपान है। जो विद्यालय का अनुशासन है वो सामाजिक अनुशासन का प्रथम सोपान है। शिक्षा बालक को भावी समाज के लिए तैयार करती है। जो एजुकेशन होती है वो बालक को भावी समाज के लिए तैयार करती है, इसलिए बालकों में सहयोग की भावना बढ़ानी चाहिए। आठवां है अनुशासन विभिन्न सुविधाओं की पृष्ठभूमि है। जो अनुशासन है वो विभिन्न सुविधाओं की पृष्ठभूमि है। अनुशासन के लिए नहीं होता, मानवीय पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अनुशासन जो है अनुशासन के लिए नहीं होता, मानवीय पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत रक्षा की व्यवस्था, आदर्श अध्यापक, प्रधानाध्यापक और सामाजिक अनुशासन की बातें भी आती हैं। नाइन्थ है विद्यालय समय सारणी या योजना का सिद्धांत। अनुशासन को ध्यान में रखते हुए अथवा अनुशासन के द्वारा ही विद्यालय में योजना व समय विभाजन चक्र बनाया जाता है। अनुशासन में को ध्यान में रखते हुए जो है या अनुशासन के द्वारा ही विद्यालय में जो योजना या समय सारणी या समय विभाजन चक्र हुए उसको बनाया जाता है। इसके अभाव में विद्यालय में अराजकता फैलने का भय होता है। 10th है अनुशासन और समाज। समाज में अनुशासित व्यक्तियों की ओर ही सबका ध्यान केंद्रित रहता है। अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल होते हैं। जो अनुशासित व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में सफल होते हैं। अगला है विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। कि विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपका पहला औपचारिक कारक हो सकता है, दूसरा अनौपचारिक हो सकता है। अनुशासन कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। विद्यालय में छात्रों के अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। विद्यालय में जो है छात्रों के अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारकों को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला औपचारिक कारक, दूसरा अनौपचारिक कारक। पहला है औपचारिक कारक। औपचारिक कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध पाठ्यक्रम, शिक्षालय तथा उसके वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से होता है। अतः कक्षा में छात्रों के अनुशासन पर इन कारणों का सीधा प्रभाव पड़ता है। औपचारिक कारक निम्न हैं। आपका औपचारिक कारक कौन कौन से हैं जिसके द्वारा विद्यालय का अनुशासन प्रभावित होता है। उसमें आपका पहला पाठ्यक्रम होता है, दूसरा अध्यापन विधि होता है, तीसरा शिक्षा के शील गुण होते हैं, चौथा हो गया उचित पुरस्कार एवं उचित दंड होना है, पांचवा है कक्षा का भौतिक वातावरण, छठा पर्यवेक्षण, सातवां हो गया आपका विद्यालय में छात्रों की संख्या, और उसके बाद जो है अगला हो गया पाठ्यवस्तु। ये थे आपके औपचारिक कारक। औपचारिक कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध पाठ्यक्रम, शिक्षालय तथा उसके वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से होता है। अतः कक्षा में छात्रों के अनुशासन पर इन कारकों का सीधा प्रभाव पड़ता है। औपचारिक कारक पहला पाठ्यक्रम, जिसे करिकुलम कहा जाता है। छात्रों को अनुशासित बनाने में पाठ्यक्रम का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि पाठ्यक्रम छात्रों के बौद्धिक स्तर, अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुकूल होता है तो ये अपने आप को उस पाठ्यक्रम में काफ़ी व्यस्त रखते हैं और उनको कोई दुर्व्यवहार करने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड अगला है अध्यापन विधि। यदि शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि रोचक होगी
तो छात्र रुचि लेंगे एवं अनुशासित रहेंगे, अन्यथा छात्र उब जाएंगे और एवं अनुशासनहीनता करेंगे। और अगला है शिक्षा के शील गुण। शिक्षा के शील गुण का अर्थ होता है विद्यालय में छात्रों के अनुशासन में शिक्षक के शील गुण एवं व्यवहार का पूरा असर पड़ता है। यदि शिक्षक में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, छात्रों में भेदभाव न बरतने की प्रवृत्ति आदि शील गुण होते हैं तो छात्र काफ़ी अनुशासित होते हैं और शिक्षकों की कटु भी करते हैं। उचित पुरस्कार एवं उचित दंड। स्किनर के अनुसार यदि छात्रों को विद्यालय में किए गए उचित व्यवहार के लिए पुरस्कार तथा दुर्व्यवहार के लिए दंड दिया जाए तो उससे छात्रों में अनुशासन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। कक्षा का भौतिक वातावरण। यदि कक्षा में रोशनी, हवा, छात्रों की संख्या, बैठने के लिए आरामदेह बेंच, कुर्सी एवं डेस्क आदि का पर्याप्त प्रबंध होता है तो छात्र अनुशासन में रहते हैं, परंतु इन सुविधाओं के नहीं से होने से छात्र अनुशासनहीनता करने लगते हैं। एंड अगला है पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइजन। जिस विद्यालय में छात्रों का ठीक ढंग से देखरेख एवं पर्यवेक्षण किया जाता है वे विद्यालय उचित अनुशासन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। एंड अगला है विद्यालयों में छात्र संख्या। जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या मानक के अनुरूप होती है अर्थात शिक्षक छात्र अनुपात, टीचर स्टूडेंट रेशो उचित होता है, वहाँ के छात्र जो है अनुशासित होते हैं। अगला है पाठ्य वस्तु। विनर एवं रिपेन के अनुसार यदि पाठ्य पुस्तकों में तथ्यों को यथार्थ ढंग से सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो छात्र उससे पढ़ने में रुचि दिखाते हैं एवं साथ ही स्व अनुशासित रहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है विद्यालय अनुशासन को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक कारक यानी इनफॉर्मल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अनौपचारिक कारकों से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका संबंध शिक्षा से परोक्ष रूप से होता है परंतु वे छात्रों के व्यवहार को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करते हैं। ये निम्न है। पहला आपका घरेलू वातावरण है, दूसरा परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तीसरा पास पड़ोस, चौथा हो गया स्थायी गण और पांचवा हो गया सामाजिक मानक। घरेलू वातावरण। यदि छात्र का घरेलू वातावरण उचित अच्छा या तो होगा तो छात्र अनुशासित होगा। अगर घर का जो वातावरण है अनुचित या छात्र अनुशासनहीन होगा तो छात्र जो है अनुशासनहीन रहेगा। अनुशासन के प्रकार टाइप्स ऑफ इनडिसिप्लिन। विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा होने वाली विविध प्रकार की अनुशासनहीनता की आम घटनाएं इस प्रकार की हैं। विद्यालय अधिनियमों की अवमानना, विद्यालय के नियमों को न मानना, शिक्षकों की अवमानना, विद्यालय में विलंब से आना, नियम विरुद्ध व्यवहार, विद्यालय में प्रार्थना सभा एवं कक्षाओं में शोर करना, सातवां हो जाए विद्यालय समिति को नुकसान पहुंचाना, आठवां हो गया भद्दे मजाक या गाली गलौज करना, नौवां हो जाएगा आपका विद्यालय शुल्क अदा न करना, 10वां परीक्षा में नकल करना और उसके बाद जो है 11वां क्या हो जाएगा, 11वां हो जाएगा साथियों के साथ जो है मारपीट करना। ये अनुशासनहीनता के प्रकार हो गए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1958 से 1964 के मध्य होने वाले अनुशासनहीनता की 1237 घटनाओं को 554 विश्वविद्यालयों, 67 कॉलेजों तथा 513 विद्यालयों से एकत्रित किया। इन अनुशासनहीनता की घटनाओं को मुख्य रूप से निम्न 5 भागों में विभक्त किया गया है। आपका शैक्षिक अनुशासनहीनता संबंधी, शिक्षकों में अपर्याप्त संबंध, अयोग्य शिक्षक विद्यार्थी परस्पर संबंध, राजनीतिक संगठनों के हस्तक्षेप संबंधी और उसके बाद जो है 5वां हो जाएगा विविध समस्याएं। और उसके बाद जो है अनुशासनहीनता के
संभावित कारण कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा विचारक डॉक्टर के.जी. सैयदन के अनुसार विद्यार्थी अनुशासनहीनता के प्रमुख 4 कारण हैं। आपका पहला हो जाएगा विद्यार्थियों में असंतोष की भावना उत्पन्न करना। दूसरा, अध्ययन में पर्याप्त रुचि का अभाव। तीसरा हो जाएगा विद्यालयों तथा कॉलेजों में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या। और चौथा हो जाएगा राजनीतिकों द्वारा अशोभनीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। भारतीय सेना के भूतपूर्व जनरल करियप्पा के अनुसार बढ़ते हुए विद्यार्थी अनुशासनहीनता के मुख्य कारण हैं। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दूसरा, शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव। तीसरा, बढ़ती आर्थिक कठिनाइयाँ। और चौथा हो जाएगा आपका समाज में व्याप्त सामान्य आदर्शवादिता का अभाव। धन्यवाद। आई होप दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर यू। आगे हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।